हेलो एवरीवन, आई एम मनीष मांडा, आई एम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और गाइस देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं फिर से आपको एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा। तो देखिए गाइस, इसी सीरीज में जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की जो हमारी सीरीज है, तो इसी में मैं आगे कुछ नए 10 और ईडियम एंड फ्रेजेस को कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखो, ताकि ये एग्जाम में आपको जब ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखने को मिले तो आपको टाइम ना लगे इनको सॉल्व करने में, देखते ही आप इनके आंसर लगा सकते हो। तो चलिए देखिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमारे पास ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि 10 तक मैंने प्रीवियस क्लास में कवर किए हुए थे। तो आप लोग एक बार क्या करें कि उनको जरूर देख लें, ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम चीज है, इसमें भी क्वेश्चन सेम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। तो दिया हुआ जो ईडियम है इसका आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग को आपका आंसर लगाना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं। फिर हमारे पास है मेक अ बी लाइन फॉर, इसका क्या मतलब है? मेक अ लाइन फॉर हनी, ऐसा कुछ है क्या? या फिर गो स्ट्रेट टू, या फिर स्टैंड इन अ क्यू, या फिर गो फॉर फ्रीवीज। अब देखो ये जो पिक्चर है आप इसको देख के समझ रहे होगे किस चीज़ की लाइन लगी हुई है। ये गाइस देखो, ये कोविड के टाइम की मैंने पिक्चर उठाई हुई है। जैसा कि आपने देखा हुआ कि कोविड के टाइम पे ये लोग जो है इतनी लंबी लंबी लाइनें कहाँ देखने को मिलती थी? जब टाइम टाइम पर कुछ दुकानें खुलती थी, समझ गए, कुछ स्पेशल कैटेगरी की दुकानें, तो वहाँ पर कुछ लाइन लगती थी। जो कि कुछ लोगों को ना टॉनिक चाहिए होता है, तो ये कुछ उस टाइप के लोग हैं। ठीक है, तो इन लोगों की वहां पर लाइन लगा करती थी, तो आप देखते थे पुलिस प्रशासन तक परेशान हो जाता था इनको कंट्रोल करते करते। तो ये वो लाइन है। तो देखो मतलब कितने अनुशासित तरीके से ये लोग खड़े हुए हैं एक जगह पे। अगर जनरली हम किसी को बोलें कि भाई तुम इतने अनुशासित तरीके से खड़े हो जाओ, तो नहीं, बट कुछ पर्टिकुलर चीज खरीदने के लिए ये लोग इस तरीके से खड़े होते हैं। तो चलो देखते हैं अपन। मेक अ बी लाइन फॉर, इसका मतलब होता है गाइस गो स्ट्रेट टू, मतलब बिल्कुल कहीं पर अगर सीधे जाना तो क्या होता है, उससे बोलेंगे गो स्ट्रेट टू। तो ये आपका बनेगा। तो चलिए फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब किसी व्यक्ति को अगर हमें बताना कि वेयर आर यू गोइंग, अगर वो हमसे पूछता है कि आई वॉन्ट टू गो दिस दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो हम क्या बोलेंगे उसे? बी गो लाइन, मतलब हम इसे कह सकते हैं गो स्ट्रेट टू, या फिर मेक अ बी लाइन फॉर फ्रॉम हियर। तो मतलब यहां से बिल्कुल आप सीधे जाइए, इस तरीके से बोलेंगे, तो वो हो जाएगा मेक अ बी लाइन फॉर। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 नंबर का जो ईडियम है ये क्या कहता है? देखिए, टिल द काउस कम होम, मतलब यार ये बड़ा एक ऐसा ईडियम है जो डेली लाइफ में भी यूज हो सकता है, और बहुत लोग करते भी हैं, जिनको इंग्लिश आती है वो सब लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्यों पीछे रहे, हम भी करेंगे। चलिए देखते हैं। फॉर अ लार्ज पार्ट, या फिर फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। फिर आगे बढ़ते हैं, इन द इवनिंग, या फिर टिल द वर्क इज फिनिश्ड। तो गाइस देखो, ये जो पूरा का पूरा ईडियम यहाँ पे दिया हुआ है, टिल द काउज कम होम, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा देरी से। ठीक है, तो मतलब अब आप समझ चुके होंगे कि इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या लगाएं। तो देखिए, हमारा करेक्ट आंसर बनेगा इसका बी। हमने क्या बोला? फॉर अ लॉन्ग, लॉन्ग टाइम। ठीक, मतलब काफी लंबे समय बाद, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो लाइक सी, हम नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस समझते चलेंगे। अब देखिए, टच एंड गो, इसका क्या मतलब है? तो कोई भी चीज़ है तो टच एंड गो, तो क्या कह सकते हो आप इसे? अनइम्पॉर्टेंट है, या फिर हम यहाँ पे देखते हैं अनडाउटेड है, या फिर अनसर्टेन है। ठीक है, या फिर अनचेंजिंग है। आप देखो, पिक्चराइजेशन करके मैंने आपको इसीलिए दिया हुआ है ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, डॉक्टर सेज दैट इट्स टच एंड गो, मैरी विल बी ओके। मतलब क्या है? अब ये जो कोई पेशेंट की रिपोर्ट ये डॉक्टर यहाँ पे देख रहा है, और ये पेशेंट से मतलब क्या बोल रहा है कि भाई जो मैरी है वो बिल्कुल ओके रहेगी, और जो उसको प्रॉब्लम है वो कैसी? टच एंड गो है, मतलब अनसर्टेन है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक रहेगी, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। तो आप इसका मीनिंग समझ सकते हो कि अनइम्पॉर्टेंट नहीं, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा अनसर्टेन। सो अनसर्टेन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा टच एंड गो, तो आप क्या बोलोगे? अनसर्टेनिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ईडियम को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ईडियम क्या है? बेड ऑफ रोजेस। तो देखो भाई, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका पिक्चर यहाँ पे लगा हुआ है। पूरे सेंटेंस को समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख कर भी लिया हुआ है, एक सेंटेंस के साथ आप समझ सकते हो। तो आपको, ताकि मैंने यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी हुई है आपको समझने के लिए।
अगर आप ध्यान से देखते हो तो सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, पूरा सेंटेंस देखकर आपको समझ में आएगा। मैंने बोला द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि यार प्राइम मिनिस्टर के मजे रहते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, कोई टेंशन नहीं रहती। तो भाई देखो ऐसा नहीं है। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैव टू डू सम जॉब्स दैट नोबडी कैन डू, मतलब उन्हें कुछ ऐसी जॉब्स करनी होती हैं जो हम सब या कोई कॉमन व्यक्ति समझ भी नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब जो प्राइम मिनिस्टर का काम है वो कोई फूलों की सैया नहीं है। बेड ऑफ रोजेस मतलब ऐसी कोई आरामदायक स्थिति नहीं है कि वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं, उनको भी काम करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या है, स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी या फिर एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट, ये कोई बात नहीं हुई। फिर आगे देखते हैं एन एंजॉयबल स्टेट या फिर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो सीधी सी बात है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है एंजॉयबल स्टेट। तो ऐसी कोई भी स्टेट जिसमें लोग एंजॉय करते हो या बहुत ही आरामदायक परिस्थिति हो, उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे बेड ऑफ रोजेस। बट गाइस देखो ध्यान से सुनो, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अगर इफ वी गेट अ गवर्नमेंट जॉब सो इट वुड बी बेड ऑफ रोजेस फॉर अस, ठीक है। बट भाई काम करना पड़ेगा आजकल सब जगह पे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो भाई नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो 15th नंबर का ईडियम है, एक बार इसको समझते हैं। अब देखो ये पिक्चर के थ्रू भी आप देखोगे तो ये बड़ा ही सकरा टाइप का रास्ता यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है, और आई थिंक आप सबको भी दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में आप देख सकते हो। ये पिक्चराइज करके मैंने इसीलिए बताया था कि जल्दी से समझ में आ जाए आपको। तो चलिए देखिए ये जो सेंटेंस है हमसे क्या बोल रहा है, एज द फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज सेव। इसका मतलब क्या हुआ, टू हैव नो लाइवलीहुड या फिर अ नैरो एस्केप या फिर नथिंग टू ईट या फिर टू लॉस ऑल पोजेशंस, ऐसा कुछ है क्या। तो चलिए देखिए, तो एज द फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज, फिर आगे बढ़ते हैं, सेवरल फैमिलीज हैड क्लोज से, मतलब भाई सीधी सी बात यह है कि बाढ़ आई उस कोस्टल विलेज में, इसका मतलब ये हुआ कि वहां के लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, ठीक है। कोई रास्ता नहीं बचा कि वो क्या करें, तो बचेगा क्या हमारा, तो इसको बोलेंगे नैरो स्केप। क्या बोलेंगे, नैरो स्केप। जैसे ये देखो यहाँ पर ये कोई पर्सन है और ये बड़े ही सकरे रास्ते से गुजर रहा है, मतलब इसके पास जो जाने का रास्ता वो कैसा है, वो छोटा सा रास्ता है। तो मतलब क्या है, अ नैरो स्केप, उसको बोलेंगे क्लोज सेव। बोलो क्लियर है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट इडियम। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट इडियम है, एक बार इसको समझा जाए कि भाई इसमें किस तरीके से चीजें होती हैं, समझते हैं अपन लोग। लेट्स सी। तो अब देखो भाई ये हमारा ईडियम है, अपन इसको भी समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज अचीव्ड इन द टीथ ऑफ टफ रेसिस्टेंस, मतलब ये जो ईडियम जब एग्जाम में आया हुआ था तब जो आर्टिकल 370 था वो एक तरीके से कंफर्म नहीं था, उसी पर एक बहस चल रही थी, उस समय पर एग्जाम हुआ था और उसी में एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया था। तो अभी समझते हैं अपन इसमें क्या है। इन द टीथ ऑफ टफ रेसिस्टेंस मतलब क्या है, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी या फिर इन डायरेक्ट अपोजिशन टू या फिर इन कोलैबोरेशन विथ, या फिर नेक्स्ट हमारे पास है इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो गाइस देखो ये जो 370 आर्टिकल था ये किसमें था, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब सीधी सी बात है ये उस समय पर अनसर्टेनिटी में था, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोग बहस भी कर रहे थे और बहुत सारे लोग इसका अपोज भी कर रहे थे। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या है, इन अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर ये सेंटेंस कहीं पर भी यूज होता है कि इन द टीथ ऑफ टफ रेसिस्टेंस, इसका मतलब क्या, अनसर्टेनिटी में, ठीक है, तो उसको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो भाई देखो नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज है इसको समझते हैं एट सी, बड़ा आसान है, ठीक है। तो एट सी मतलब ये जो पर्सन है आप देख सकते हो इसके दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं, ठीक है। मतलब ये भी आप लोगों की तरह है जिसने अभी तक मेरी क्लासेस अटेंड करना शुरू नहीं किया है, तो दिमाग में क्वेश्चंस चलते रहेंगे। तो भाई पढ़ना शुरू कर दो तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन है इसको मैं आंसर में बदलता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये जो पर्सन है इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, मतलब कंफ्यूज्ड है। अब तो देख के समझ ही गए होगे ना। सो द करेक्ट आंसर वुड बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो कंफ्यूज्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने बोला ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न्ड मनी, मतलब इसको नहीं समझ आ रहा कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे। इसको बता दो कि ड्रीम 11 पे टीम बना ले, हालांकि ये बहुत ही बेवकूफ टाइप का एक आइडिया हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा कंफ्यूज्ड। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज एट सी। भाई जैसे एग्जाम में अगर आप बिना पढ़े हुए जाते हो
और क्वेश्चन पेपर को देख के क्या बोलते हो, ऑल एट सी, मतलब गया सब पानी में। तो भाई पढ़ कर जाया करो, ठीक है, तो सबको सही रहेगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ऑल एट सी। तो एट सी कहीं पर भी देखने को मिलता है तो समझ जाना इट्स कंफ्यूजिंग सिचुएशन, ठीक। सो लेट्स सी व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अबव बोर्ड। अब जरा इसको समझते हैं, इस सेंटेंस को, इनको आप पहचान गए होंगे, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले थे, अब नहीं रहे, मतलब हैं बट प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं अपन लोग। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, समझते हैं। अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स। अब बताओ, अब ये जो सेंटेंस है, अब जरा देखो, ये इमरान साहब के लिए क्या बोल रहा है, आई वुड लाइक टू से दैट अबव द बोर्ड बी आर द टेररिस्ट। अब देखो कितना ईमानदार व्यक्ति है भाई, खुद ही यहाँ पे ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई आई वुड लाइक टू से दैट, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं अबव द बोर्ड बी आर द टेररिस्ट, कि भाई हम खुद क्या हैं, टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। तो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति निकला मतलब ये तो, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो मतलब क्या बोलेंगे हम, अनलेस यू आर अबव बोर्ड इन योर डीलिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू विन द ट्रस्ट। तो यही तो प्रॉब्लम है इसके साथ, ये लोग आज तक किसी का ट्रस्ट नहीं जीत पाए, ठीक है। उसका रीजन क्या है, टेररिज्म। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये देखो, देख के ही समझ में आ रहा है ये कुछ चोरी करके भाग रहा है, ठीक है। तो अब समझ सकते हो आप, सेंटेंस को समझते हैं अपन क्या बोल रहा है। द थीव मेड ऑफ ऑल द कैश एंड ज्वेलरी इन द हाउस। मेड ऑफ मतलब क्या है, स्क्वांडर्ड या फिर रन अवे विथ या फिर डिस्कवर्ड या फिर ट्रांसफर्ड। अब ये ट्रांसफर तो कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पे, मुझे तो नहीं लग रहा। अब ये कुछ खोजने तो आया नहीं था, डिस्कवर्ड कुछ इसने किया नहीं, ठीक है। अब स्क्वांडर ये कुछ हो नहीं रहा, तो बचा क्या, अब ये सारे सामान को लेने के बाद जो चोर होता है वो क्या करता है, वेटिंग करता है क्या आपकी, नहीं, भाग लेता है, ठीक है। तो सामान लेके ये भाग रहा है, तो पूरा जितना भी सामान था इसने सारा का सारा इस थैले में भरा, वो लेके चल दिया। तो द करेक्ट आंसर रैन अवे विथ, पूरे सामान सहित ये भाग गया, ठीक। चलिए द लास्ट वन, इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास है उसको हम देखते हैं इस वीडियो का। तो चलिए देखिए ये क्या बोल रहा है, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड। तो क्या मतलब है, फॉर बेटर इनकम, फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉर अ वाइल या फिर फॉर एवर। भाई ध्यान से देखो पूरे सेंटेंस को, ये क्या बोल रहा है, माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन मुंबई फॉर गुड, मतलब जो मेरा भाई है उसने मुंबई सेटल होने का डिसाइड किया हुआ है, किसके लिए, कुछ अच्छे के लिए, ठीक है। कुछ अच्छे के लिए मतलब इसका मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे भाई, इसका जो मीनिंग निकलेगा फॉर गुड का मतलब होता है फॉर ऑलवेज। क्या होता है, फॉर ऑलवेज। तो जिसको नहीं पता वो समझ जाना, कहीं पर अगर ये दिया हुआ है फॉर गुड मतलब ऑलवेज, हमेशा के लिए। तो द करेक्ट आंसर वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, तो गाइस द करेक्ट आंसर वुड बी फॉर एवर। तो फॉर एवर वुड बी योर राइट आंसर। तो इस चीज को आप लोग समझें तो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आज का जो लेक्चर है ये भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। तो लाइक कमेंट शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।